हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कैसे फिल्म 2024 के लिए करंट अफेयर आर्टिकल्स और क्यूज देखेंगे उस पर बेस्ड। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। आपको यहाँ दिख रहा है ना, भारत का निर्वाचन आयोग चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारत के निर्वाचन आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, परिचय देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता भी है 25 जनवरी को। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का प्रबंधन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, ये ध्यान देना है। चलिए कुछ अनुच्छेद है, देखते हैं क्या है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 324 से 29 यह निर्वाचन संबंधित और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। तो अनुच्छेद 24 क्या है ये देखते हैं। निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। अनुच्छेद 325 कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए आयोग नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन बेशक मताधिकार पर आधारित होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 327 है कि विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 है किसी राज्य की विधानमंडल के ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। अनुच्छेद 329 है निर्वाचन के मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संरचना क्या है ये देखते हैं। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद से इसे एक बहु सदस्यीय निकाय बना दिया गया। तो अभी भी ज़्यादा नहीं, 3 है टोटल। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, वे भी इसमें शामिल होंगे। वर्तमान में इसमें CEC चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर और 2 चुनाव आयुक्त, ठीक है, इलेक्टोरल कमिश्नर शामिल है। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। राष्ट्रपति, CEC और NEC नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि। अधिनियम 2023 के अनुसार CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उनका 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ध्यान देना है कि CEC और EC का वेतन तथा सेवा शर्तें जो है कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। और समान वेतन वो भत्ते मिलते हैं। निष्कासन। वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सीमाएं। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। तो संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। फिर है कि संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता भी निर्धारित नहीं की गई है। तो ये सब एक्सेप्शनल पॉइंट है, इसको याद रखना है। संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है। पाई चैटबॉट इन्फ्लेक्शन 2.5 द्वारा संचालित। चलिए ओवरलैप हो गया ना, कोई बात नहीं। नए इन्फ्लेक्शन 2.5 लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, LLM वहाँ पे हुई है, द्वारा संचालित विश्व का सर्वाधिक मैत्रीपूर्ण चैटबॉट पाई गहरी तथा सार्थक बातचीत की प्रस्तुत करते हुए संवादात्मक AI तकनीक में एक सफलता के रूप में उभरा है। कैलिफोर्निया स्थित कंपनी इन्फ्लेक्शन AI द्वारा विकसित
पाई सहानुभूति सहायक एवं सुरक्षित बातचीत सुनिश्चित करता है जो इसे अन्य चैटबॉट से अलग करती है। करें इन्फ्लेक्शन 2.5 इन्फ्लेक्शन एआई द्वारा निर्मित एक लार्ज लैंग्वेज, ठीक है, वही छुपा हुआ था मॉडल एलएलएम का अपग्रेड है। करें इन्फ्लेक्शन 2.5 को वास्तविक समय वेब से जानकारी तक पहुंचने एवं संसाधित करने की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को प्रश्नों के नवीनतम उत्तर प्राप्त होते हैं। यहाँ देखते हैं कि इन्फ्लेक्शन 2.5 प्रशिक्षण के लिए अपनी अभिकल्पनात्मक शक्ति का केवल 40% उपयोग करते हुए GPT-4 जैसे अग्रणी एलएलएम के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। कर चैट जीपीटी तथा जैमिनी के विपरीत पाई को एक निजी सहायक के स्थान पर एक सहयोगी के रूप में डिजाइन किया गया है, जो समर्थन बुद्धिमत्ता के साथ साथ साहचर्य भी प्रदान करता है। यान्डो घोषणा क्या है? कर हाल ही में यान्डो घोषणा ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया है, क्योंकि 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाले मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। कर वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की कुल संख्या वर्ष 2019 में 233 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2022 में 249 मिलियन हो गई। कर इस अवधि के दौरान अफ्रीका में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 233 मिलियन मामलों तक पहुँच गई है। कर वैश्विक मलेरिया के 94% मामले और मलेरिया से संबंधित 95% मौतें अफ्रीका में होती है, जबकि WHO अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया के खिलाफ प्रगति रुकी हुई है। याउंड सम्मेलन में शामिल 11 अफ्रीकी देशों पर वैश्विक मलेरिया का भार 70% से अधिक है। कर घोषणा का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावाना, विविध पोषण अनुसंधान और नवाचार के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना भी चाहते हैं। कर घोषणा के बावजूद विशेषज्ञ जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की जरूरत पर बल देते हैं। वर्ष 2030 तक मलेरिया के नियंत्रित और समाप्त करने के अफ्रीकी संघ के लक्ष्य में महत्वपूर्ण वित्तीय अंतराल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बुनियादी मलेरिया सेवाओं को बनाए रखने के लिए $1.5 मिलियन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। वर्ष 2031 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। कर भारत की एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025 में देश के सकल घरेलू उत्पाद जो है 6.8% की इसमें वृद्धि होगी। कर CRISL क्रिसिल का अनुमान है कि उच्च ब्याज दरों जैसे कारकों के कारण चालू वित्त वर्ष से भारत की आर्थिक वृद्धि थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.8% की सकारात्मक वृद्धि देखी जा सकती है। चलिए यहाँ देखते हैं अगले 7 वर्षों में क्रिसिल ने 6.7% की औसत वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो संभावित रूप से 2031 तक भारत को अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित करेगी। अगर भारत 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के आकार के साथ वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में, ठीक है। तो ध्यान देना है, वर्तमान में अमेरिका, चीन दूसरा, जापान, जर्मनी, तब 5वें नंबर पे भारत है, ठीक है। तो ये सीरीज भी ध्यान में रखेंगे। कर अनुमानित वृद्धि से भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2031 तक $4500 तक पहुंचाना है, बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह वर्ष 2031 तक कुछ मध्यम आय की स्थिति तक पहुंच सकेगा। कर क्रिसिल की इंडिया आउटलुक रिपोर्ट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 और 2031 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच जाएगा। संशोधित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो ये ध्यान देना है, केंद्र ने 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में विस्तार किया है। मूल रूप से इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 1 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा स्थापित करने हेतु पूर्ण रूप से सब्सिडी प्रदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पहले पूर्ण रूप से सब्सिडी मिलता था, किंतु वर्तमान में अब योजना के तहत कुल लागत के 60% हेतु सब्सिडी प्रदान तो की जाएगी। संबंध परिवारों को शेष लागत का भुगतान सुनवाई से करना होगा। कर सौर ऊर्जा स्थापित करने की लागत का भुगतान ऋण के माध्यम से भी किया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस योजना के माध्यम से प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिससे परिवारों को वार्षिक रूप से
15 से 18 हज़ार रुपये का लाभ होगा। कर भारत ने वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से 40 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, किंतु उत्पादन क्षमता वर्तमान में मात्र 12 गीगावाट ही है। कर वर्तमान में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की लागत लगभग 50,000 प्रति किलोवाट है। आइए देखते हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। कर स्वदेशी रूप से विकसित इस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफल रहा है। कर ये भारत की पहली और एकमात्र अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये ध्यान देना। कर सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। कर यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल MIRV से युक्त है। ठीक है। कर एक ही मिसाइल के कई लक्ष्यों को निशाना, ये जो एक ही मिसाइल है कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल की गति मैक 24 है, यानी कि 24 मैक है बोल सकते हैं। इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आइए देखते हैं ऑस्कर अवार्ड 2024 में। 11 मार्च 2024 को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 96 ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया है। कर ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड मिला है। ठीक है। लॉस एंजलिस में हुआ, डॉल्बी थिएटर में 96वां। ठीक है, तो यहाँ पे 96वां लिख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात किया जाए तो क्रिस्टोफर नॉलन ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर की बात किया जाए तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की बात किया जाए तो एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए मिला इनको। कर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात किया जाए तो ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग की बात किया जाए तो व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए बिल्ली एलिस और फिनिश ऑकेनर को। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड क्या है देखते हैं। कर अकादमी पुरस्कार जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। कर पुरस्कार के विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण प्रतिमा की एक प्रति दी जाती है। कर इस ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है। ठीक है। प्रचलित रूप में ऑस्कर अवार्ड। कर लोकप्रिय रूप से इसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। कर ऑस्कर पुरस्कार पहली बार वर्ष 1929 में प्रदान किए गए थे। कर वर्ष 1983 में 95 अकादमी अवार्ड्स में भारत को पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था। भानु अथैया ने गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड जीता था। चलिए देखते हैं CAA के तहत किसे और कैसे मिलेगी भारत की नागरिकता। चर्चा में क्यों है तो केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो 11 मार्च को क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019। तो कर इसके माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश भी याद रखना है, में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए। अब ध्यान देना है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो 3 देश याद रखना है और ये 6 कम्युनिटी। ठीक है। कर इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट एवं वीजा जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ ध्यान देना है। कर इन संविधाओं को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत किसी भी आपराधिक मामले से छूट दी जाएगी, ये सब ध्यान देना है। कर ये अधिनियम भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और वीजा या परमिट समाप्त होने के बाद भी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए दंड देने की व्यवस्था से संबंधित है। कर इनके लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्षों तक देश में निवास की शर्त को घटाकर अब कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। कर वर्तमान में देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के नियम क्या है तो कोई व्यक्ति विगत 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक वह भारत में रह रहा हो, पिछले 12 महीने से वह देश में रह रहा हो। फिर है कि CAA उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो वर्तमान में भारतीय नागरिक हैं। किसे मिलेगी नागरिकता तो इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। कैसे मिलेगी नागरिकता तो पहले आवेदकों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ आवासीय परमिट की एक प्रति की आवश्यकता होती थी।
क्या है, पहले आवेदकों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ आवासीय परमिट की एक प्रति की आवश्यकता होती थी, लेकिन है अब पासपोर्ट और भारत द्वारा जारी आवासीय परमिट की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। कह रहा है वीजा के स्थान पर स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। कह रहा है निम्नलिखित दस्तावेजों में किसी एक को भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान की नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यानी अपने जिस देश से ये यहाँ पे आके पलायन किए हैं, शरणार्थी बने हुए हैं, तो उस देश का कुछ प्रूफ दिखाना होगा। चलिए देखते हैं। कर आवेदक के 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश के प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार्य होगा। ठीक है। कर आवेदक को संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की जानकारी के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। ये चलिए इसी में एक साथ उसका भाषा बोलने में सक्षम होना ही पर्याप्त है। कर कहाँ करना होगा आवेदन, तो आवेदक को जिलाधिकारी के पास आवेदन नहीं करना होगा। कर आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, http indiancitizenship.online.nic.in। करा केंद्र सरकार द्वारा एक अधिकार प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। करा समिति के पास आवेदन की जांच करने और भारतीय नागरिकता देने या स्वीकार करने का अधिकार होगा। भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को एक डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। करा राज्य सरकारों की इस प्रक्रिया में सीमित भागीदारी होगी। किन क्षेत्रों को छूट दी गई है, तो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसको कैसे याद रखेंगे, मेमेत्री। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो 6ठी अनुसूची में यही तो है। कर इसमें असम में कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम में चकमा जिले और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र के जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाएगा। स्पाइनोसॉरस के संदर्भ में देखेंगे। पुरातत्वविदों ने डायनासोर की प्रजाति स्पिनोसॉरस के पानी के नीचे शिकार शैली की खोज की है। प्रमुख बिंदु क्या है, इस शोध को द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। पहले किए गए शोध के अनुसार यह एक जलीय प्राणी था जो जल में गोता लगाकर अपना शिकार करता था। ठीक है, रुक जाइए। पहले किए गए शोध के अनुसार यह एक जलीय प्राणी था जो जल में गोता लगाकर अपना शिकार करता था। अब है कि पुरातत्वविदों ने डायनासोर की प्रजाति के स्पिनोसॉरस के पानी के नीचे शिकार शैली की खोज की थी, तो वही है। नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने डायनासोर की जलीय आदतों को निर्धारित करने के लिए उसकी हड्डियों के घनत्व का पुनर्मूल्यांकन किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्पिनोसॉरस की रीढ़ की हड्डियों में हवा की थैलियाँ थी जो इतनी उछाल प्रदान करती थी कि गोता लगाना असंभव होता था। इस डायनासोर की जांघ और पसली की हड्डियों का घनत्व यह नहीं दर्शाता कि यह गोता लगा सकता है या नहीं। निष्कर्षों से पता चलता है कि डायनासोर मछली की खोज में तैरने या गोता लगाने वाले शिकारी जीव नहीं था। ठीक है, तो पहले तो बताया गया था कि गोता लगाता था, अब हाल फिलहाल के शोध में ये पता चला है कि वो शिकारी जीव नहीं था, गोता नहीं लगाने वाला जीव था। आइए देखते हैं। स्पाइनोसोरस यह सबसे विशाल मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। ठीक है, मांसाहारी। ये क्रेटेशियस काल में पाया जाता था। यह प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती थी। इसका वजन लगभग 60 टन था। इनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर थी। इसकी खोज 1915 में की गई थी। इसकी पीठ पर विशाल पाल सेल जैसी संरचना होती थी। ये डायनासोर शिकार को पकड़ने के लिए तट के पास उथले पानी में घूमते या तैरते थे। ठीक है, इसका भोजन मछली था। आइए देखते हैं बेस्ड क्यूज। तो भारत का निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का प्रबंधन करता है। तो भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य स्तर पर जो रहेगा वो राज्य का करवाएगा। तो पहला सही है। इसका राज्यों में पंचायत एवं नगर पालिकाओं से कोई सरोकार नहीं है, तो ये भी सही है। मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसमें एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया, तो ये भी सही है। सी से और इसी के वेतन तथा सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी, तो ये भी था। तो सभी 4 सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है।
संशोधित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कल वर्तमान में अब योजना के तहत कुल लागत के 60% हेतु सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा संबद्ध परिवारों को शेष लागत का भुगतान स्वयं करना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सही है। पहले 100% मिलता था। कल वर्तमान में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की लागत लगभग 1 लाख रुपये प्रति किलोवाट है। तो हमने देखा 50,000 रुपये प्रति किलोवाट है। ठीक है, और 1 से 3 किलोवाट तक लगा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की कल्पना की गई है। तो ये भी सही है, तो ध्यान देना, ये सही है, ये सही है, दूसरा गलत है। तो केवल दो सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं CAA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। सही है ना? गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये शामिल कर दिया है मुस्लिम। तो मुस्लिम छोड़कर बाकी सब कम्युनिटी था। इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट एवं वीज़ा जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बात सही था। CAA उन लोगों पर भी लागू होता है जो वर्तमान में भारतीय नागरिक हैं। तो ध्यान देना है, CAA उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो भारतीय नागरिक हैं। तो ये तीसरा गलत है। आवेदक को जिलाधिकारी के पास आवेदन नहीं करना होगा, ये हमने देखा था। ठीक है, तो वो ये सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। ठीक है, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और। स्पाइनोसोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सबसे विशाल शाकाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। तो मांसाहारी था, ना कि शाकाहारी था। तो पहला गलत है। पुरातत्वविदों ने डायनासोर की प्रजाति या इसमें पानी के नीचे शिकार शैली की खोज की। तो ये अभी फिलहाल में किया गया है, इसलिए ठीक है। इस शोध को रिपब्लिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। तो ये सही है, ये सही है, ये भी हमने देखा, तो सब सही है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने गलती कर दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की पहली और एकमात्र अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये सही है। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल MIRV से युक्त है। तो ये भी सही है, तो दोनों सही, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाल ही में मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन चलिए ऑप्शन हमने जल्दी में टिकअप करने में गलती कर दिया है, मतलब कि सेट करने में। ये आंसर चलिए ऑप्शन बी मान लेते हैं, गामनी नाम है। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, उसका यहाँ पे पेस्ट हो गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, वो तो बताना भी नहीं था, ऑप्शन गलत था, फिर भी आप ही को बताना था, तो इसको आप बताइएगा खुद। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमने